Hello students, this is online session of class 10th, chapter 1 is going on electricity. How are you? I hope you will be fine at your home and study would be going on. Now we will discuss the homework question. Homework question आपको ये दिया था मैंने स्टूडेंट्स, और आपको ये बोला गया था कि सारी ब्रांचेज में आपको करंट फाइंड करना है और पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व पे भी किया होगा घर पर। जिसने सॉल्व किया होगा वो अपना आंसर फाइनल में मैच कर लेगा, जिसने सॉल्व नहीं किया होगा, जिससे नहीं हुआ होगा वो बोर्ड पर देख लेगा। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट्स रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल P, Q, R एंड S। ठीक है, नेमिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। P, Q, R, S हमने इसको पॉइंट्स को नाम दे दिया, आप इसको A, B, C, D भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, इसमें पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है, और करंट डिफर करता है। सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये PQ ब्रांच और RS ब्रांच किस तरीके से कनेक्टेड है, इस सेल से पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, तो पैरेलल में कनेक्टेड होने की वजह से जो PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ दैट विल बी 1.5 वोल्ट। वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 1.5 वोल्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? करंट अक्रॉस PQ, करंट अक्रॉस PQ अगर आपको फाइंड करना है, यू नो दैट वेरी वेल, V इक्वल टू IR। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हैं? V इक्वल टू IR। तो यहां से अगर आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट विल बी V बाई R। ठीक है, वोल्टेज कितना है? 1.5 एंड करंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 12। सो दिस विल बी I इक्वल टू, जितना भी आपका कैलकुलेट कर आएगा, ये आएगा आपका एम्पियर में। ठीक है, सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1.5 अपॉन 12, दैट विल बी 0.125 एम्पियर। 0.125 एम्पियर ये करंट होगा आपका किस ब्रांच में? PQ ब्रांच में करंट आएगा आपका। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा PQ ब्रांच में? 1.5 वोल्ट। ठीक है, एक पार्ट इसका हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है SR ब्रांच में। SR ब्रांच में करंट फाइंड करना है और SR ब्रांच में हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट इन SR ब्रांच। करंट इन SR ब्रांच। ठीक है, करंट इन SR ब्रांच। SR ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? SR ब्रांच में 10 ओम। ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से ऐड होगा स्टूडेंट्स? ये कॉम्बिनेशन ऐड होगा सीरीज में, और हम इसको सीरीज में लिख सकते हैं टोटल 10 ओम। ठीक है, टोटल हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 10 ओम। 10 ओम इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 ओम। I हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगेन वोल्टेज कितना है हमारे पास? 1.5 वोल्ट। तो यहां से जो V की वैल्यू आएगी, V इक्वल टू IR, दैट विल बी I इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, यहां पर भी मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया है, बट यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। 1.5 डिवाइड बाई, यहां पर जो R रखेंगे वो पूरा R इफेक्टिव रखना है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई 10 एम्पियर, और I विल बी 0.15 एम्पियर। I विल बी 0.15 एम्पियर। ऑलराइट, नोट कर लीजिए इसको। तो SR ब्रांच में करंट कितना आ गया हमारा? SR ब्रांच में करंट आ गया स्टूडेंट्स हमारा 0.15 एम्पियर। नोट डाउन इट। अभी इसमें हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस हमें और निकालना है कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है,
और इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई और दूसरा रेसिस्टर है नहीं, तो इस ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पी क्यू के अक्रॉस जितना पोटेंशियल आया है उतना ही हो जाएगा, यानी कि 1.5। चलिए नोट करिए इसको। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इस पॉइंट को टी बोल देता हूं, यहां पर इस पॉइंट को अगर हम टी बोल देते हैं, अब देखिए करंट की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, 0.15 एम्पियर। तो 0.15 का मतलब है कि इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, 0.15 एम्पियर का करंट जा रहा है इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर कितना करंट जा रहा है, 0.15 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस ब्रांच में अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस टी ब्रांच, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस एंड टी ब्रांच। एस और टी में कौन सा रेसिस्टर आ रहा है, 6 ओम का रेसिस्टर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी आई यहां पर, 0.15 एम्पियर। आई की वैल्यू है 0.15 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाई रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 6, दैट विल बी, यहां पर जो भी आंसर आपका आएगा मल्टीप्लाई करके वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा किस ब्रांच में, एस टी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। दैट इज द आंसर, आंसर विल बी इन एस टी ब्रांच 0.9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया एस टी ब्रांच में। अभी हमें किस ब्रांच में फाइंड करना है, टी आर ब्रांच में और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको रेज कर दें, ये आपने कॉपी कर लिया, जिसने नहीं किया वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकता है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इन टी आर ब्रांच, पोटेंशियल डिफरेंस इन टी आर ब्रांच, पोटेंशियल डिफरेंस इन टी आर ब्रांच। टी आर ब्रांच में कितना पोटेंशियल होगा, अगेन वही अप्रोच अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I in this, 0.15। what is the value of resistance, that is 4 ohm। so final answer will be 6 volt, 0.6 volt, 0.6 volt, that will be the answer, or we can say potential difference across TR branch। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आया होगा। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अपने चैप्टर को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कैन आई रेज इट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, राइट डाउन हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट्स। देखिए, जिस भी चीज में या जिस भी कंडक्टर में, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर क्या होने लगता है, हीट अप होने लगता है। ठीक है, तो ये एक करंट का फिनोमिना है। करंट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस हीट प्रोडक्शन के फिनोमिना को ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है? जब आप जानते हो, जब किसी पॉइंट से, किसी टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर करंट कहां पर जाता है, नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक, तो एक्चुअल में क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है, वो हमने मानी हुई डायरेक्शन है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू
पॉजिटिव टर्मिनल। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनको तुरंत बोल दिया जाए सडनली कि आप क्लास से बाहर निकलिए, ठीक, तो वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, कुछ दीवारों से टकराएंगे, कुछ गेट से टकराएंगे, कुछ वहां पर जो फर्नीचर पड़ा होगा उससे टकराएंगे और कुछ आपस में भी टकराएंगे। यही फिनोमिना इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं बहुत तेजी से। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है मूव करने की, लेकिन जब वो मूव करता है तो वो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से, जो उसमें एटम्स हैं, उन सबसे वो क्या करता है, कोलिजन करता है। कोलिजन के बाद जब उसमें काइनेटिक एनर्जी है तो उस काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है आफ्टर द कोलिजन। अब जब लॉस होगा तो वो, अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है एक्चुअल में वो डेस्ट्रॉय तो हुआ नहीं है, वो किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ठीक है, और वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा हीट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में और जब उनका कोलिजन होता है आपस में और एटम्स के साथ, तो क्या होगा, वो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है वो लॉस किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही फिनोमिना है हमारा हीटिंग इफेक्ट का। तो अगर किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट और ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ करंट, तो ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? चलिए हेडिंग इसमें डालिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का एक और फिनोमिना हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम यहां पर डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक लाइन हमें लिखनी है, नोट डाउन, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन heat is produced, when heat is produced, when heat is produced, when electric current flows through the conductor, then this effect or this phenomena is known as heating effect of electric current। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक साइंटिस्ट हुए हैं जूल, फिजिक्स में एक फिजिसिस्ट हुए, साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम जूल था, जिनकी वर्क डन के नाम पर जो यूनिट है जूल, वो उन्हीं के नाम पर रखी गई है। तो वो जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने एक लॉ दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि किसी कंडक्टर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो एक्चुअल में उस हीट का अमाउंट कितना होगा, वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस लॉ को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और ये लॉ भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं लॉ का। एक्चुअल में हीट जो प्रोड्यूस हो रही है किसी कंडक्टर में, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऑलराइट, तो राइट डाउन द हेडिंग हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। 3 पॉइंट्स क्या क्या थे वो? फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ
of heating effect according to Joule's law of heating effect, heat produced, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, heat produced in a conductor is directly proportional to the square of current flows in the circuit या in the conductor. क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था यहां पर, हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोज इन द कंडक्टर. जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हीट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, पहला फैक्टर था ये. तो हम यहां से लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं हम, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए. क्लियर? इसको नोट करिए पहले. नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं. डन? नाउ what is the second point? Point number 2 is that heat produced in a conductor is directly proportional to the resistance of the conductor. क्लियर? इट मीन्स हम यहां से कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. H क्या है बच्चों यहां पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के. इट मीन्स जिसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उसमें उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसके स्क्वायर इफेक्ट से. ठीक है, और जिसका जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उसमें भी उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. तीसरा फैक्टर क्या था? तीसरा फैक्टर था हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the time of current flowing in the conductor. ठीक है, इट मीन्स थर्ड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट इज दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. सो वी कैन राइट हियर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. इस इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड. अब तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइंड करते हैं 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को आप जानते हैं कंबाइंड कर सकते हैं. कंबाइंड करने के बाद क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकते हैं. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. नाउ अगर यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं H इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट की वैल्यू हमने इसमें 1 कंसीडर कर ली। ठीक, कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं तो यहां पर क्या आ गया फाइनल रिजल्ट हमारा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ऑल राइट, तो ये टोटल था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इट मींस जूल्स ने क्या बताया, किसी कंडक्टर में अगर हीट फ्लो हो रही है तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द करंट के, सेकंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, थर्ड टाइम ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सो इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ गया, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है टोटल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरेटिकल में, तो आपको ये पूरे तीनों पॉइंट्स इसमें नोट करने पड़ेंगे। ऑलराइट, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट आप जानते ही हैं, एनर्जी की या वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। एनर्जी या फिर वर्क डन की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, जूल होगी। सो वी कैन से हियर एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर वर्क डन हो। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी जूल इन द रिगार्ड ऑफ साइंटिस्ट जूल। ये भी किसके नाम पर है, ये जूल सर के नाम पर है। ठीक, अब हीट की कुछ और भी आपने यूनिट सुनी होंगी, जैसे कि आपने सुना होगा कैलोरी। ठीक है, एक हीट की ये भी यूनिट होती है कैलोरी। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ये बड़ी यूनिट है हीट की, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक कैलोरी इक्वल टू 1 कैलोरी इक्वल टू 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कहीं पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहीं पर आपको क्वेश्चन में जूल में ना देकर हीट एनर्जी आपको किस में दे दी, कैलोरी में दे दी, तो पहले आपको उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए 4 कैलोरी आपको हीट एनर्जी दे दी, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर आप यूनिट का कन्वर्जन नहीं करते हैं ठीक से, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्लियर, सही नहीं आने वाला है आपका आंसर। तो इसीलिए सारे के सारे यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। एक इंटरनेशनल सिस्टम है, उसी में सारी की सारी यूनिट्स को कंसीडर किया जाता है। नोट डाउन दीज पॉइंट्स। डन। चलिए अब क्या करते हैं, इसके जो एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में, हम इसका किस तरीके से यूज करते हैं, इस इफेक्ट का अपने घरों में हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैं आपको क्या, अभी टाइम क्या है, अभी है होमवर्क क्वेश्चन देने का। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे घर से। ऑलराइट, नोट डाउन, इरेज कर दें इसको। Write down homework question.
राइट डाउन। ये जो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ये आपका किससे है? अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से है, ठीक है। आपको टोटल आर इफेक्टिव फाइंड करना है, टोटल आर इफेक्टिव आपको फाइंड करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, होमवर्क जरूर ट्राई किया करिए घर पे। होमवर्क से आपको पता चलेगा कि आप न्यूमेरिकल्स कर पा रहे हैं फिजिक्स के या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आकर ये होता है कि स्टूडेंट से न्यूमेरिकल नहीं होते, ठीक, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की होती। न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा सीन है, ठीक। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे न्यूमेरिकल हो पाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे। थ्योरी तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां पर आपको पेन और पेपर से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पेपर के ऊपर आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप वीडियो देख के या उसको रट कर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का डेटा कुछ भी चेंज कर लेगा, ठीक, लेकिन कंसेप्ट वही रहने वाला है। ऑलराइट, तो ये आपके पास 4 रेसिस्टर्स दिए हुए हैं आपको, टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं 10, 10, 5, 1, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम एंड 1 ओम। ऑलराइट, अब इन चारों रेसिस्टर्स में, ठीक है, इन चारों रेसिस्टर्स में एक ब्रांच यहां पर ना होकर ये 5 ओम वाली ब्रांच, ये 5 ओम की ब्रांच यहां पर कनेक्टेड है। 5 ओम की ब्रांच कहां कनेक्टेड है? ये मिडिल में कनेक्टेड है, अक्रॉस द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये डायगोनल पर कनेक्टेड है। दिस विल बी 10 ओम, 10, 5 एंड 1 ओम, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे इसमें? टू फाइंड आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव इसमें आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आर इफेक्टिव इसमें आपको बताना है, ठीक। तो इसको ट्राई करेंगे घर पर, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।